हेलो एवरीवन, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। कल ट्रांसलेशन मेरे को लगा था हो जाएगा, लेकिन 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का वीडियो बना कल, और उसमें ट्रांसलेशन शुरू भी नहीं हुआ है ना। बर्ड्स आई व्यू को ही समय लगा, क्योंकि वो जो बर्ड्स आई व्यू है वो समझे बिना अपने को ट्रांसलेशन समझ ही नहीं सकता। तो अगर तुमको कल के क्लास में कुछ भी क्वेरी है, बर्ड्स आई व्यू वाले पार्ट में कुछ भी क्वेरी है, तो तुरंत पॉज करो ये वीडियो, पहले मेरे को कल के क्लास के डाउट्स पूछ लो, उसको क्लियर कर लो, और उसके बाद फिर आज का अपन वीडियो देखेंगे, ठीक है। क्योंकि वो बर्ड्स आई व्यू समझे बिना, तीनों आरएनए का फंक्शन और कोडॉन्स क्या होते हैं ये समझे बिना ये पढ़ने में कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। वो क्लियर होगा तो ये अपन आगे बढ़ेंगे। तो अगर कंसिडर कर लेता हूं मैं कि तुमको क्लियर है, और अगर नहीं है तो तुमने पॉज करके मेरे को पूछ लिया है। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। Now we will move towards the actual process of translation। तो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस होने के पहले, ट्रांसलेशन के पहले क्या होगा, बिफोर ट्रांसलेशन, ठीक है। बिफोर ट्रांसलेशन व्हाट विल हैपन, activation of tRNA takes place। activation of tRNA takes place। activation of tRNA मतलब क्या? तो an enzyme called अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज। बाप रे सर, कितना भयानक नाम है। काहे का भयानक है बे? कुछ भी भयानक नहीं है इसमें। कितना फालतू चीज है ये, कुछ भी भयानक नहीं है। tRNA के ऊपर अमीनो एसिड चिपकाना। तो ऐसे tRNA को तुम क्या बोलोगे जिसके ऊपर अमीनो एसिड चिपका है? ऐसे tRNA को तुम बोलोगे अमीनो असाइल tRNA। क्या फालतू है? अरे देखो, ग्लूकोज और प्रोटीन अगर चिपक गए एक दूसरे को, तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलोगे कि प्रोटियोग्लाइकन बोलोगे, पेप्टिडोग्लाइकन बोलोगे? बताओ। तो सिंपल चीज है, अगर ग्लूकोज के बेस के ऊपर प्रोटीन चिपका है तो प्रोटियोग्लाइकन या पेप्टिडोग्लाइकन बोलोगे। और बेस तुम्हारा प्रोटीन का है, मेन स्ट्रक्चर प्रोटीन है, उसके ऊपर आके कार्बोहाइड्रेट अगर अटैच हुआ है तो ग्लाइकोप्रोटीन बोलोगे। लाइपोप्रोटीन मतलब प्रोटीन एज इट इज है, उसके ऊपर लिपिड आके अटैच हुआ है। प्रोटियोलिपिड मतलब लिपिड एज इट इज है, उसके ऊपर आके कोई छोटा सा पेप्टाइड अटैच हुआ है। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन जिसके ऊपर न्यूक्लिक एसिड आके अटैच हुआ है, ठीक है। वायरस को अपन न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स बोलते हैं। प्रोटीन के कैप्सिड्स है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड आके अटैच हुआ है, अरेंज हुआ है। तो जो मेन चीज है उसके नाम के साथ अपन खिलवाड़ नहीं करते हैं, उसके नाम को अपन वैसा ही रखते हैं, ठीक है। और जो चीज आके अटैच हुई है उसके नाम को अपन चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसे डीएनए के ऊपर अगर मिथेन आके अटैच हुआ तो डीएनए को अपन डीएनए ही बोलेंगे, मिथेन को अपन मिथाइल बोलेंगे, और अपन उस डीएनए को बोलेंगे मिथाइलेटेड डीएनए। और अगर मिथेन के ऊपर डीएनए आके अटैच हुआ तो उसको अपन बोलेंगे न्यूक्लिएटेड मिथेन। समझ में आ रहा है ना? तो अमीनो असाइल tRNA मतलब ऐसा tRNA जिसके ऊपर अमीनो एसिड अटैच हुआ है आके। और ये जो tRNA के ऊपर अमीनो एसिड आके अटैच होंगे तो ये तो मैजिक से तो होगा नहीं, ऑब्वियसली। ऑब्वियस सी बात है कि किसी एंजाइम को ये काम करवा के देना पड़ेगा। तो सिंथेज या सिंथेटेज मतलब वो एंजाइम, वो लाइगेज का काम बेसिकली। ओथलील में ये लोग लाइगेज के अंडर आएंगे। अपन ने इसमें देखा था, देखो यूरिया साइकिल में अमोनिया एंड CO2 रिएक्ट होकर कार्बोमोइल फॉस्फेट बन रहा था। तो उस एंजाइम का नाम था कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। तो यहां पर है अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज।
सिंथेज और सिंथेटेज में क्या डिफरेंस है कि किसी भी चीज के सिंथेसिस में, मतलब किसी लाइगेज रिएक्शन के दौरान अगर एनर्जी खर्च नहीं हुई तो उस एंजाइम को हम सिंथेज बोलते हैं, और अगर किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान अपने को एटीपी की एनर्जी खर्च करनी पड़ी तो फिर उस एंजाइम को हम सिंथेटेज बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना आसान है, एटीपी में टी है, जीटीपी में टी है, सिंथेटेज में भी टी है। ठीक है, तो अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, तो ये एनर्जी यूज करेगा और टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड चिपकाएगा, टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड चिपकाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है ये। तो क्या रहेगा एंजाइम का नाम? एंजाइम का नाम रहेगा अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अब ये जो अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है, इसको भी तो स्पेसिफिक रहना पड़ेगा ना, मतलब सेरीन के टीआरएनए पे सेरीन ही चिपकना चाहिए, ग्लाइसिन के टीआरएनए पे ग्लाइसिन ही चिपकना चाहिए, एलेनिन के टीआरएनए पे एलेनिन ही चिपकना चाहिए, एंड सो ऑन। तो उसको आइडेंटिफाई करवाने में, जैसे एमआरएनए के कोडॉन को आइडेंटिफाई करवाने के लिए टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन रहता है, वैसे अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम करेक्ट टीआरएनए को कैसे आइडेंटिफाई करता है? तो जो डीएचयू लूप है ना, डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप, याद है ना, वो हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट। आइडेंटिफिकेशन तो मेन एंटीकोडॉन लूप से ही होगा, लेकिन वो टीआरएनए जो उसको अटैच होगा अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज को, उस अटैचमेंट में डीएचयू लूप का रोल है। डीएचयू आर्म का भी शायद रोल है, ऐसा हाइपोथेसिस है, लेकिन वो प्रूव नहीं हुआ एक्सपेरिमेंटली। एटलीस्ट मैं जब एमएससी में था तब तक तो नहीं हुआ था, अभी करंट स्टेटस पता नहीं, कुछ नया डेवलपमेंट हुआ होगा तो। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन तो मेन एंटीकोडॉन लूप से ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, एंटीकोडॉन से ही समझ जाएगा कि ये कौन से अमीनो एसिड का टीआरएनए है, अटैचमेंट के लिए डीएचयू लूप रहेगा। तो अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज क्या करेगा? अमीनो एसिड, सपोज एक्स अमीनो एसिड है, प्लस टीआरएनए। कौन सा टीआरएनए? तो टीआरएनए के अलग अलग प्रकार रहते हैं, तो अमीनो एसिड एक्स का टीआरएनए, इन दोनों को अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज नाम का एंजाइम जोड़ेगा। जोड़ के क्या बनाएगा? जोड़ के बनाएगा अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड? एक्स वाला अमीनो एसिड जुड़ गया है टीआरएनए को। कौन से टीआरएनए को? तो एक्स अमीनो एसिड वाले टीआरएनए को। बराबर है ना? समझ में आ रहा है ना? मतलब सपोज सेरीन, सेरीन प्लस टीआरएनए, कौन सा? कोई भी टीआरएनए जो हाथ में आया वो नहीं, सेरीन प्लस टीआरएनए, सेरीन, सेरीन का टीआरएनए in the presence of amino acyl tRNA synthetase will give us serine attached to tRNA। कौन से tRNA? सेरीन वाला tRNA। ऐसा समझ में आ रहा है? ठीक है, तो प्रायर टू ट्रांसलेशन, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ tRNA। all the different kinds of tRNA, all the different kinds of tRNA are attached with their amino acid।
तो कितने प्रकार के टीआरएनए रहेंगे? अमीनो एसिड तो 20 प्रकार के हैं, लेकिन हर एक अमीनो एसिड मतलब मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन को अगर छोड़ दो तो बाकी अमीनो एसिड्स के लिए मल्टीपल कोडॉन्स है ना। मल्टीपल कोडॉन्स होने के कारण टीआरएनए के भी प्रकार अलग अलग रहेंगे। कितने कोडॉन्स रहते हैं? टोटल 61 कोडॉन्स। लेकिन इसका ये मतलब है क्या कि टीआरएनए भी 61 प्रकार के हैं? नहीं, टीआरएनए डेफिनेटली मोर देन 20 है, लेकिन लेस देन 60 है ना, है ना। मल्टीपल कोडॉन्स याद है ना? फी फी, ल्यू ल्यू, ल्यू 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 ल्यू, इले इले इले, मेट, वेल 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 वेल, या फेकू लियो इल मेट वेल। पर उसमें क्या ये जो फेकू लियो इल मेट वेल है उसमें ल्यूसिन के 6 है कि आइसोल्यूसिन के 6 है वो नहीं याद रहता। उससे अच्छा अगर फे फे ल्यू 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 ल्यू, इले इले इले, मेट वेल 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 वेल, ऐसा अगर बोला तो किसके 6 है किसके 4 है वो भी याद रहता है ना। नेक्स्ट रो क्या था? सर, प्रो, थमेश, थर, थमेश मतलब THR, THR मतलब थ्रियोनिन, आला, आला फॉर एलेनिन, है ना। फिर उसके बाद क्या था? स्टॉप स्टॉप, सॉरी टायर टायर, स्टॉप स्टॉप, हिस हिस, गिन गिन, है ना। फिर क्या था? आसन आसन, लाइस लाइस, ला ला, असैप असैप, ग्लू ग्लू। उसके बाद सिस सिस, स्टॉप, TRP। फोर्थ रो, सिस सिस, स्टॉप, सिस सिस मेरे को ऐसे याद है तो याद है, अब मेरे पास उसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। आखिरी वाली रो की सिस सिस, स्टॉप, TRP, है ना, समझ में आ रहा है। फिर आर्ग 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 आर्ग, फिर सैर सैर, फिर से आर्ग आर्ग, ठीक है। तो ऐसे याद रह जाता है, मेरे को तो पता नहीं ऐसे है याद, पर पूरा नहीं भी रहा याद तो भी चलता है। पहले 3 रोज तो याद हो जाते हैं, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं, याद रह गया तो वेल एंड गुड, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। और सीक्वेंस अपना है यूकैग 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 यूकैग, है ना, UCAG, ये अपना सीक्वेंस रहेगा। कैसे रीड करने का है कोडॉन की टेबल को, ये भी अपने को पता है। एनीवेज, तो ऐसे सब टीआरएनएस तैयार हो जाएंगे, ऐसे जब टीआरएनएस तैयार हो जाएंगे, एक्टिवेटेड टीआरएनएस, तो अब अपन ट्रांसलेशन शुरू कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अपन ने ट्रांसलेशन शुरू कर दिया और टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड्स ही अटैच नहीं है, उधर से वो राइबोसोम चिल्ला रहा है कि मेरे को ग्लूटामिक एसिड की रिक्वायरमेंट है, ग्लूटामिक एसिड लाओ, ग्लूटामिक एसिड हाजिर हो, ग्लूटामिक एसिड किधर है, ग्लूटामिक एसिड, और उधर पूरा गड़बड़ चल रही है। हाँ सर बस 2 मिनट, बस सर बस टीआरएनए पे ग्लूटामिक एसिड चिपकाना बाकी है सर, 2 मिनट में ला रहे हैं सर। ऐसी हरकतें किसके केस में होती है? ह्यूमन बींग्स के केस में होती है। ह्यूमन बींग जब कुछ प्रोग्राम करते हैं, बर्थडे पार्टी है, गड़बड़ चलती रहती है पूरी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। सेल के अंदर ये सब नहीं होता है, सेल के अंदर सिस्टम हमेशा परफेक्ट रहता है, परफेक्ट, ठीक है। मैंने तुमको बताया था ना कि अगर एक घर बना रहे हैं अपन, मजदूर लोग घर बना रहे हैं, तो घर बनाना हाउएवर डिफिकल्ट इट माइट बी, लेकिन एक सेल के कंपैरिजन में एक घर बनाना, एक घर बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू अ सेल। पर फिर भी घर बनाने में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, ईंटें कम पड़ जाती है, सीमेंट वाला गायब हो जाता है, रेती नहीं आती है टाइम पे, मजदूर गायब हो जाते हैं, होली आ जाती है तो आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर बीमार पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ होते रहता है। सेल के अंदर माइकल क्राइटन बोलता है लॉस्ट वर्ल्ड में कि इनसाइड अ सेल देर आर 100,000 मतलब 1 लाख थिंग्स इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर एट द सेम टाइम, बट स्टिल दैट सिस्टम वर्क्स परफेक्टली। सेल के अंदर कभी घपले नहीं होते, ठीक है। सेल की गलती के कारण तो नहीं होते हैं, म्यूटेशन ही हो गया अभी यूवी रेस के कारण, तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ऐसे सेल गड़बड़ियां नहीं करता है, सब कुछ प्लानिंग से चलता है सेल के अंदर। तो मेरा मुद्दा ये है कि ऐसा नहीं करते अपन की ट्रांसलेशन चालू कर दिया और फिर अपने पास एक्टिवेटेड टीआरएनएज ही अवेलेबल नहीं है, नहीं। ट्रांसलेशन शुरू करने के पहले ही अपन टीआरएनएज को एक्टिवेटेड करके रख देते, एक्टिव बनाकर रख देते, तो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, ठीक है। अब एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन शुरू होगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द
एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में पहला क्या है, तो पहला है इनिशिएशन। ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन में भी तो पहला इनिशिएशन था ना, है ना। तो इनिशिएशन में क्या होता है, लेट अस सी। अपन प्रोकैरियोट्स का ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, अपन ट्रांसक्रिप्शन भी प्रोकैरियोट्स का पढ़ते हैं। वो जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस थे वो यूकैरियोटिक सेल्स के थे, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ऑब्वियसली जंक डीएनए नहीं होता है, और प्रोकैरियोट्स को न्यूक्लियस के बाहर आरएनए भेजना ही नहीं है कि उसका कैपिंग टेलिंग करना पड़े, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ऐसा दो कंपार्टमेंट्स ही नहीं है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो उसमें कैपिंग टेलिंग का भी कोई लॉजिक नहीं है। और दूसरी बात, उसमें स्प्लाइसिंग भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें इंट्रॉन्स ही नहीं है। तो वो वाला पोर्शन जो था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, वो ऑब्वियसली यूकैरियोट्स का पोर्शन था, लेकिन ओवरऑल जो अपन ने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस देखी है वो बैक्टीरिया की देखी है। ट्रांसलेशन भी जो अपन देख रहे हैं वो बैक्टीरिया का देख रहे हैं। ट्रांसलेशन भी अपन जो देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, बैक्टीरिया का देख रहे हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया का देखने के कारण इसमें कैपिंग टेलिंग का टेंशन नहीं रहेगा। इसमें डायरेक्टली एमआरएनए कैसे शुरू होगा, तो इसमें एमआरएनए शुरू होगा इधर 5' इधर 3', एमआरएनए सीधा सीधा शुरू होगा एयूजी से। एयूजी स्टार्ट कोडॉन की तरह एक्ट करता है, मिथियोनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बराबर। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो क्या क्या प्रोसेसेस होती है, लेट अस सी। सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट, अपन किसका पढ़ रहे हैं, अपन बैक्टीरिया का ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। अपन पूरा मोल बायो बेसिकली बैक्टीरिया का ही पढ़ रहे हैं। उसमें बीच बीच में अपन एडिशनल चीजें डालते हैं यूकैरियोट्स की, वो अलग बात है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने के बाद अपन ने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यूकैरियोट्स का पढ़ा, वैसे ही ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद अपन बोलेंगे कि ये जो प्रोटीन है, अब ये प्रोटीन को अगर फोल्ड करना होगा तो इसको ईआर में भेजा जाएगा करके। लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो ईआर होता नहीं है। ये सेंटेंस ऑब्वियसली यूकैरियोट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो बेसिक प्रोसेस पढ़ने के बाद यूकैरियोट्स में ये अलग होता है, यूकैरियोट्स में ये एक ऐसी चीज होती है, ऐसा बीच बीच में अपन पॉइंट्स घुसारते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल प्रोसेस अपन किसकी पढ़ रहे हैं, अपन ओवरऑल प्रोसेस पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल ट्रांसलेशन की। अपन ट्रांसक्रिप्शन भी बैक्टीरिया का पढ़ा है, अपन ने पूरा मोल बायो चैप्टर ही बैक्टीरिया का पढ़ा है। अपने को यूकैरियोटिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है, ये चीज एकदम क्लियर रखो। फिर क्या होता है, सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट आता है। तो ये मैंने बैक्टीरिया का इसलिए बताया क्योंकि बैक्टीरिया का है मतलब स्मॉल सब यूनिट कौन सा रहेगा, 30S रहेगा। गेट्स अटैच्ड, तो यहां पर स्मॉल सब यूनिट आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देन टीआरएनए अराइव्स, कौन सा टीआरएनए, तो एफ मेट टीआरएनए। एफ मेट मतलब, सर मेट तो पता है, मेट मतलब मिथ्योनिन, एफ मतलब बता रहा हूं, एक सेकंड। देन टीआरएनए एफ मेट अराइव्स विथ अटैच्ड फॉर्मिल मिथ्योनिन। ठीक है, क्या होता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल सेल्स में क्या होता है, तो बैक्टीरियल सेल्स में ये होता है कि द बैक्टीरियल सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स स्टार्ट प्रोटीन सिंथेसिस विथ फॉर्मिल मिथ्योनिन। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होगा। फॉर्मिल मिथ्योनिन समझता है ना, मिथ्योनिन पे फॉर्मिल ग्रुप ऐड हो गया है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड पता है अपने को। ठीक है, विथ फॉर्मिल मिथ्योनिन। बैक्टीरियल सेल्स स्टार्ट प्रोटीन सिंथेसिस विथ फॉर्मिल मिथ्योनिन। सेंटर में अगर कहीं पर एयूजी रहा बैक्टीरियल आरएनए में, तो उसमें नॉर्मल मिथ्योनिन ही लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है।
अदर मिथ्योनिन मॉलिक्यूल्स इफ प्रेजेंट, अदर मिथ्योनिन मॉलिक्यूल्स इफ प्रेजेंट आर नॉर्मल। नॉर्मल मतलब विदाउट फॉर्मिल ग्रुप, ठीक है। tRNA-F mate has a different structure than tRNA नॉर्मल मिथ्योनिन वाला। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये जो लार्ज सब यूनिट होता है ना, लार्ज सब यूनिट, इस लार्ज सब यूनिट में क्या होता है, इधर है ए साइट, दिस इज कॉल्ड एज ए साइट, लार्ज सब यूनिट 50S। दिस इज कॉल्ड एज पी साइट एंड दिस इज कॉल्ड एज ई साइट। इनका फुल फॉर्म मैं बताता हूं, टेंशन मत लो, बता रहा हूं, ठीक है। क्या होता है कि द लार्ज सब यूनिट हैज, द लार्ज सब यूनिट हैज ए साइट, ए साइट स्टैंड्स फॉर अमीनो एसिड, वेयर न्यू tRNA arrives, where new tRNA arrives, ठीक है। P site, P site मतलब that site where the tRNA with polypeptide is present, where the tRNA with polypeptide is present। नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो भी चिंता मत करो, आगे आगे समझ जाएगा, ठीक है। तो P stands for पॉलीपेप्टाइड, समझ में आ रहा है। और एंड E site where the empty tRNA is present, which is removed। थोड़ा थोड़ा तुमको शायद समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा शायद तुमको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे राइबोसोम आगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वो वाला tRNA अटैच रहेगा जिसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड रहेगा। फिर यहाँ पे जो कोडॉन है उसके हिसाब से नया अमीनो एसिड आएगा, नए अमीनो एसिड का अमीनो एसिड इस पे अटैच हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड पे, और फिर राइबोसोम आगे बढ़ जाएगा। राइबोसोम आगे बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, पॉलीपेप्टाइड इस पे अटैच हो जाएगा, ये जो नया अमीनो एसिड लेकर आया tRNA उस पे। अबे राइबोसोम आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो tRNA था जिसके सिर पे P फॉर पॉलीपेप्टाइड था वो तो खाली हो गया। क्यों खाली हो गया, क्योंकि उस पॉलीपेप्टाइड को अपन ने ट्रांसफर कर दिया इस नए वाले tRNA पे जो नया अमीनो एसिड लेकर आया है जस्ट उस पे। और फिर राइबोसोमल सब यूनिट ऐसा एक स्टेप आगे बढ़ गया, एक स्टेप आगे बढ़ गया तो क्या होगा, देखो ऐसा उठाया, ऐसा सरकाया, ऐसा नीचे रख दिया, तो इस पोजीशन पे अभी ई साइट आ जाएगी। इस पोजीशन पे अभी वो tRNA आ जाएगा जो एम्प्टी हो गया है, जिसके ऊपर की पॉलीपेप्टाइड अपन ने इधर ट्रांसफर कर दिया है, तो वो निकल जाएगा। और ये जो नया अमीनो एसिड लेकर आने वाला tRNA है, ये राइबोसोम को ऐसा करने के कारण ये वाली साइट अभी इसके ऊपर आ जाएगी, ये जो साइट है, तो ये अभी पॉलीपेप्टाइड वाला tRNA हो जाएगा जिसके सर पे पॉलीपेप्टाइड है, और ये ए साइट खाली हो जाएगी, उस पर नया tRNA आएगा अमीनो एसिड लेकर अकॉर्डिंग टू द कोडॉन विच इज प्रेजेंट हियर। फिर से वो पॉलीपेप्टाइड उस नए वाले पे शिफ्ट हो जाएगा, राइबोसोम आगे बढ़ेगा, जो खाली हो गया वो एम्प्टी साइट एग्जिट साइट पे आ जाएगा,
जिस पे पॉलीपेप्टाइड है वो पॉलीपेप्टाइड साइड पे आ जाएगा, नई वाली साइड खाली हो जाएगी, उस पे नया अमीनो एसिड आएगा। ठीक है, नहीं भी समझा होगा तो भी टेंशन मत लो, इलोंगेशन पार्ट में अपन देखने वाले हैं। हल्का हल्का तो भी समझ गया होगा आई थिंक कि ये 3 साइड्स का क्या काम है ना। तो एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूँ कैसा है। उसके पहले एक चीज ध्यान रखना, कल अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए जब अपन देख रहे थे तो स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए में अपन ने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा था एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा था, लेकिन उसके आगे का मैंने नहीं बताया था। उसके आगे की सच्चाई ऐसी है कि द फंक्शनल टीआरएनए शोज द टर्शरी स्ट्रक्चर, मतलब वो वाला जो टीआरएनए है जो एक्चुअल में ट्रांसलेशन में भाग लेता है, ट्रांसलेशन में रोल प्ले करता है, वो टर्शरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो टर्शरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, द फंक्शनल टीआरएनए शोज द टर्शरी स्ट्रक्चर विच इज इन्वर्टेड एल। ठीक है, ऐसा रहता है। तो ये कैसा हो जाता है क्लोवर लीफ मॉडल से, अपना ये वाला जो मॉडल है जो अपन ने कल के क्लास में देखा था उसको क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। हाँ, ये जो है ये क्लोवर लीफ, क्लोवर यानी लवंग। टीआरएनए को वो ऐसा टी समान दिख रहा है, स्मॉल टी लेटर के समान इंग्लिश अल्फाबेट के, इसलिए टीआरएनए नहीं बोलते, वो ट्रांसफर आरएनए इसलिए टीआरएनए है। ठीक है, ये टी वाला स्ट्रक्चर तो सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, जो प्लस की साइन समान दिख रहा है। एक्चुअली टर्शरी लेवल पे क्या होता है, इसमें फोल्डिंग्स होती है। अगेन वो जीन्स 9 में यार वो डायग्राम दिया हुआ है, जीन्स 9 मेरी चंद्रपुर में है। वैसे वो डायग्राम से अपने को कुछ समझता भी नहीं है उतना। इवन उसका 3 डायमेंशनल फोटो लगे तो मैं अटैच कर लूंगा वीडियो के बाद, कैसे दिखता है वो देखकर समझता नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ऐसा फोल्ड होके इधर जाता है, इधर। ये वाला जो आर्म है ये फोल्ड होके ऐसा नीचे आता है, और ये वाला फोल्ड होके कुछ तो भी अलग ही, कहीं तो भी शायद इधर की तरफ जाता है, ऐसा कुछ तो भी है। तो ऐसे फोल्ड वगैरह हो के वो अलग शेप बनता है उसका, इन्वर्टेड एल। तो उसको अच्छे से देखना पड़ता है तब वो समझता है कि वो कैसे टर्न हो रहा है। लेकिन वो कैसे फोल्ड हो रहा है, कौन कहाँ फोल्ड होता है वगैरह, ये सब तो कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो वो सब टेंशन नहीं है। तुमको अगर चाहिए होगा तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तुम एल शेप वाला इन्वर्टेड एल का देख सकते हो कि वो कैसे दिखता है। चारों प्रेजेंट रहते, समझ में आ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ। ये वाला जो आर्म है ये ऐसा उठा के इसको ऐसा करके इधर फेंका जाएगा इस तरफ, फिर इसको इधर भी नहीं, इसको ऐसा पीछे से घुमा के लाते हैं। ये वाले को शायद इधर फेंकते हैं, ऐसा कुछ तो भी है। इसका वो डायग्राम दिया हुआ है जीन्स 9 में पूरा, ये कहाँ से टर्न होता है, ये कहाँ से टर्न होता है, पर वो समझता है नहीं अच्छे से। उसको बहुत संभाल के देखना पड़ता है कि अच्छा ये वाला पोर्शन इधर जा रहा है, अच्छा ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, ऐसा। मैं तुमको आराम से गूगल पे डायग्राम तो मिल ही जाएगा, मैं वीडियो के एंड में चिपका दूंगा वो डायग्राम। लेकिन वो ऐसे टाइम पास के लिए देखना है तो देख सकते हो, ज्यादा उसका टेंशन मत पालना कि अरे यार ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, मेरे को याद ही नहीं रह रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा टेंशन मत लेना, कोई पूछने नहीं वाला एग्जाम में। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि टर्शरी स्ट्रक्चर में उसको मॉडिफाई किया जाता है और वो क्लोवर लीफ का क्लोवर लीफ नहीं रहता है, उसको इन्वर्टेड एल के फॉर्म में ला लिया जाता है। तो जो फंक्शनल टीआरएनए है एक्चुअल वाला, वो इन्वर्टेड एल के समान है, इन्वर्टेड एल ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चारों आर्म उसके वैसे के वैसे है, उसके आर्म्स कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं, कहीं पर भी गायब नहीं हो रहे, उसके आर्म्स पूरे के पूरे वैसे के वैसे ही है। ठीक, ये बात आ रही है समझ में। तो मैं ये वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ, इसके बाद ही मैं चिपका दूंगा वो टीआरएनए का 3 डायमेंशनल वाला फोटो, और फिर कंटिन्यूएशन में आगे की बात पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, उसका स्ट्रक्चर कैसा है वगैरह वो याद करते बैठने की अपने को जरूरत नहीं है, उसका टेंशन अपने को नहीं पालना है।
बस इतना याद रखना है कि फंक्शनल टीआरएनए जो रहता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर में रहता है, विच इज इन्वर्टेड एल। ठीक है, विच इज इन्वर्टेड एल। तो अपने को लार्ज सब यूनिट, अब बैक्टीरिया का लार्ज सब यूनिट कैसा रहेगा, बैक्टीरिया का लार्ज सब यूनिट 50S रहेगा। इस लार्ज सब यूनिट में अपने को 3 साइट्स दिख रही है, देखो इन्वर्टेड एल है ना, इन्वर्टेड एल, इन्वर्टेड एल, ये mRNA है। तो क्या होता है कि ये जो है ए साइट, ये ए साइट है, इसमें वो टीआरएनए आता है जिसके ऊपर अमीनो एसिड है, नया अमीनो एसिड लेकर अकॉर्डिंग टू द कोडॉन दैट इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, इधर वो टीआरएनए रहता है जिसके ऊपर पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है अब तक की। सपोज इलोंगेशन प्रोसेस चल रही है और इतना स्कैनिंग हो चुका है, इतना स्कैनिंग हो चुका है, तो अब तक मिथियोनिन, फिर उसके बाद वाला अमीनो एसिड, फिर उसके बाद वाला अमीनो एसिड, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, इतने सारे अमीनो एसिड्स ये जो टीआरएनए है इसके सिर पे प्रेजेंट है, इस पे अटैच्ड है। अब जैसे ही नया टीआरएनए आएगा तो ये पूरी चेन उस नए टीआरएनए के सर पे लगा दी जाएगी, बराबर। और ये राइबोसोम ऐसा निकलेगा आगे जाके, एक स्टेप आगे जाके, मतलब एक कोडॉन आगे जाके नीचे बैठ जाएगा, नीचे वाला सब यूनिट भी ऑब्वियसली। तो क्या हो जाएगा, ये टीआरएनए, इधर जो टीआरएनए था वो भी इस साइट में आ गया, मतलब पी साइट पे, बराबर है। इधर जो टीआरएनए था इधर, वो इस साइट में आ गया और उसके ऊपर जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो इस पे आगे वाले पे ट्रांसफर हो गई, तो अभी एम्प्टी हो गया है और ये ए साइट अभी खाली हो जाएगी। ए साइट पे नया टीआरएनए आएगा, नया अमीनो एसिड लेकर, फिर से ये चेन उसके ऊपर ट्रांसफर कर दी जाएगी, फिर से राइबोसोम एक स्टेप आगे बढ़ेगा, एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो इसके ऊपर जो पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफर कर दिया है वो वाला टीआरएनए इसमें आ जाएगा और इसके ऊपर से जो पॉलीपेप्टाइड चेन ट्रांसफर की जो खाली हो गया टीआरएनए वो इस साइट में आ जाएगा, एग्जिट साइट से वो एग्जिट कर लेगा, वो एम्प्टी वाला टीआरएनए निकल जाएगा, ये साइट खाली हो जाएगी, यहाँ पर फिर से नया टीआरएनए आएगा विथ न्यू अमीनो एसिड, ऐसा आगे 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 बढ़ते जाएगा। वो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये सब बताने का मेरा पर्पज ये है इनिशिएशन में ही कि एक छोटी सी चीज होती है, वो छोटी सी चीज ये होती है कि ऑल थ्रू द इलोंगेशन फेज, मतलब थ्रू आउट द इलोंगेशन फेज, न्यू टीआरएनए arrives in the A site. New tRNA arrives in the A site. New tRNA arrives in the A site. ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली इसीलिए उसका नाम A साइट है। बट एफमेट, सॉरी एफमेट नहीं, टीआरएनए एफमेट, मतलब वो टीआरएनए जो एफमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, ऐसा इसके यहां पर लिखना, ऊपर अच्छे से लिख लेना तुम लोग जब लिखोगे तब। बट टीआरएनए एफमेट हैज अ पिक्यूलियरिटी, पिक्यूलियरिटी मतलब स्पेशलिटी, दैट इट डायरेक्टली अटैचेस इटसेल्फ ऑन द पी साइट। वो ए साइट में अटैच नहीं होता है, वो पी साइट में अटैच होता है। ठीक है, ये उसकी खासियत है। तो क्या होगा, ऐसा आरएनए है, ये 5' है, ये 3' है, इधर AUG है, पहले स्मॉल सब यूनिट आके अटैच हुआ, फिर टीआरएनए एफमेट आया, इन्वर्टेड एल, और इस टीआरएनए पे क्या लगा रहेगा, इस टीआरएनए पे लगा रहेगा एफमेट, फॉर्मिल मिथियोनिन। और फिर जब राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट आके अटैच होगा तो ये लार्ज सब यूनिट इस प्रकार से अटैच होगा कि
ये टीआरएनए, ये जो टीआरएनए है ये फिट होगा उसके पी साइट में। ठीक है, तो ये रहेगी पी साइट, ये है पी साइट, और ये है उस पी साइट में प्रेजेंट टीआरएनए। कौन सा टीआरएनए? तो एफमेट टीआरएनए। ये जो इंफॉर्मेशन मैंने तुमको अभी दी है कि ये डायरेक्टली पी साइट में आके अटैच होता है, ये ना एनसीईआरटी में दिया है, ना स्टेट बोर्ड में दिया है, ना तुम फिंगर टिप्स का, जो फिंगर टिप्स में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रहती है ना चैप्टर के पहले, बुलेट पॉइंट्स रहते, वो पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो, ये चीज़ तुमको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये ज्योमेट्री समझने के लिए, ट्रांसलेशन की ज्योमेट्री समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इनिशिएशन की प्रोसेस अभी खत्म हो गई। क्या हुआ इनिशिएशन के प्रोसेस में? दस ड्यूरिंग इनिशिएशन व्हाट हैपन्स, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, अटैचमेंट ऑफ स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, फिर अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए, है ना, एंड अटैचमेंट ऑफ लार्ज सब यूनिट, मतलब 50s सब यूनिट, सच दैट, किस प्रकार से आया वो? सच दैट इट्स पी साइट overlaps the tRNA fmet। फॉर्मिल मिथ्योनिन वाला जो tRNA है वो कहां पर आके, मतलब वो कहां पर फिलहाल प्रेजेंट है? तो पी साइट में प्रेजेंट है। नॉर्मली ए साइट में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अब सपोज इसके बाद है यूएसी, सपोज इसके बाद है यूएसी, तो अब क्या होगा? अब इलोंगेशन शुरू होगा। इलोंगेशन के दौरान क्या होगा कि द सब यूनिट्स डिटैच एंड मूव फॉरवर्ड। कितना मूव फॉरवर्ड होते हैं? तो वन स्टेप है ना, वन कोडॉन। ठीक है, ये जो लोकोमोशन हो रहा है, दिस लोकोमोशन is called ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफर ऑफ लोकेशन। लोकेशन चेंज होना मतलब ट्रांसफर ऑफ लोकेशन। लोकेशन चेंज होना मतलब ट्रांसफर ऑफ लोकेशन। लोकेशन चेंज होना मतलब ट्रांसफर ऑफ लोकेशन, तो ट्रांस लोकेशन होगा। बराबर? अब क्या होगा देखो, अब ध्यान से एकदम सुनेंगे। इधर 5' है, इधर 3' है, इधर AUG है, इधर UAC है ना। इसकी मूवमेंट हो गई, स्मॉल सब यूनिट भी आगे मूव हो गया एक कोडॉन, और लार्ज सब यूनिट भी एक कोडॉन आगे मूव हो गया। अब क्या होगा देखो, a new tRNA now arrives. A new tRNA now arrives in the A site. ठीक है। अरे यार, इधर पहले स्टेप में अपन ने ट्रांसलोकेशन पहले नहीं करवा देना चाहिए था। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको छोड़ो।
उसके बाद मैं ले लेता हूँ ACC, उसके बाद ले लेता हूँ CAA, कुछ भी रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हो गया, यहाँ पर नया tRNA आया, यहाँ पर नया tRNA आएगा। नया tRNA जो आएगा वो कौन सा वाला आएगा, UAC। UAC किसको कोड करता है, तो UCAG। तो लेफ्ट साइड में U, ऊपर में ANA, तीसरा रो, इधर का पहला कॉलम, हॉरिजॉन्टल वाला पहला कॉलम और वर्टिकल वाला तीसरा रो। तो तीसरे रो में क्या रहता है, तीसरे रो में रहता है टायर स्टॉप। तो UAC मतलब वो टायरोसिन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। UAC विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टायरोसिन, UAC विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टायरोसिन, ठीक है। तो अब क्या होगा, इधर ही मैं आगे का डायग्राम बना देता हूं। अब क्या होगा कि ऐसा RNA है, इस RNA में इधर 5' है, इधर 3' है ना। ये लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट की एग्जिट साइट, लार्ज सब यूनिट की पॉलीपेप्टाइड साइट, लार्ज सब यूनिट की अमीनो एसिड साइट, ठीक है। अब क्या हो गया कि इसके ऊपर जो एफमेट प्रेजेंट था, इस tRNA के ऊपर जो एफमेट प्रेजेंट था, उस एफमेट को ट्रांसफर कर दिया नए वाले tRNA पे। नए वाले tRNA के सिर पे क्या था, नए वाले tRNA के सिर पे था ट्रिप्टोफैन, ठीक है, क्योंकि इधर अपन ने बोला था UAC, नए वाले के पे था ट्रिप्टोफैन। तो ये इस पे चले गया, बराबर, ठीक है। ये इस पे जाने के बाद अब ये ट्रांसलोकेशन करेंगे, 30S एंड 50S सब यूनिट्स ट्रांसलोकेशन करेंगे। तो अपने को क्या सीन दिखेगा, अभी देखो, अभी अपने को क्या सीन दिखेगा, देखो ये एग्जिट साइट है, ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड साइट है और ये A साइट है, ठीक है। इधर तीसरा अपन ने क्या लिया है, तीसरा अपन ने लिया है ACC। तो अभी ACC इसके अंडर आ जाएगा, ACC इसके अंडर आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसलोकेशन होने के कारण ये जो एफमेट tRNA है ये अभी इधर आ गया, ठीक है। ये कौन है, ये है tRNA एफमेट। इसका एफमेट आगे शिफ्ट हो गया है, किस पे शिफ्ट हो गया है, तो इस पे ट्रिप्टोफैन है प्लस एफमेट है, ये वाले पे, TRP वाले tRNA पे, ठीक है। और इधर अभी नया tRNA आएगा, इसके ऊपर कौन सा अमीनो एसिड रहेगा, तो ACC। ACC करस्पॉन्ड्स टू विच tRNA, ACC मतलब इधर UCAG मतलब ये तीसरा, और उधर ACC मतलब UCAG मतलब दूसरा। तो इसका तीसरा, इसका दूसरा, तो दूसरे रो में तीसरा डब्बा। तो दूसरे रो में क्या है, दूसरे रो में है सर प्रोथर, है ना, THR, दैट इज थ्रियोनिन। तो इसका मतलब ACC रिप्रेजेंट्स थ्रियोनिन। तो ये क्या है, ये है tRNA, किसका tRNA, थ्रियोनिन का। उसके सिर पे कौन है, उसके सिर पे है थ्रियोनिन, उसके सिर पे है थ्रियोनिन, ठीक है। ये वाला tRNA आकर इस A साइट में बैठ जाएगा, बराबर। अब ये जो ट्रिप्टोफैन एंड फॉर्मिल मिथोनिन है, इसको थ्रियोनिन पे ऐड कर दिया जाएगा। ये वाला जो एम्प्टी फॉर्मिल मिथोनिन tRNA ये तो रिमूव हो जाएगा, है ना, इसीलिए तो इसका नाम E साइट, E स्टैंड फॉर एग्जिट, एम्प्टी नहीं है, E स्टैंड फॉर एग्जिट, ठीक है। अरे यार मैंने ये लिखा ही नहीं है, तुमको लगेगा कि E स्टैंड फॉर एम्प्टी, इसको मैं लिख देता हूं, E स्टैंड फॉर एग्जिट नॉट एम्प्टी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा। ट्रांसलोकेशन होने के बाद
ये वाला जो साइट है ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाली जो पी साइट है वो इसके ऊपर आ जाएगी, ये वाले के ऊपर, है ना। और ये तो एम्प्टी हो चुका है क्योंकि इसका फॉर्मिल मिथेन और थ्रियोनिन अपन ने, सॉरी ट्रिप्टोफैन अपन ने इस थ्रियोनिन के साथ जोड़ दिया है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर दिया है। तो ये अभी एग्जिट हो जाएगा और ये पॉलीपेप्टाइड वाला रह जाएगा, ए साइड फिर से खाली हो जाएगा। आगे का मैं फिर से बना रहा हूं, डोंट वरी। एसीसी के बाद अपन ने लिया है CAA, है ना, उसके बाद NRC ले ले क्या? नहीं नहीं नहीं, नो मजाक, मोदी जी पकड़ के ले जाएंगे नहीं तो मेरे को, ठीक है। CAA के बाद सपोज अपन लेते हैं UCC, गेटिंग। तो अब क्या होगा, फिर से अगेन ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस, अगेन ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस, है ना। क्या हो गया, AUG तो पूरा गांव के बाहर निकल चुका है, AUG का तो कोई रोल कॉलेज नहीं है। AUG के बाद क्या था, AUG के बाद था UAC, ACC, CAA, UCC, UAC, ACC, UAC, ACC, ऐसी गैप रहेगी क्या? दो पॉलीपेप्टाइड्स के बीच, दो कोडॉन्स के बीच में नहीं रहेगी। फिर मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि अपने को उसमें 30th सब यूनिट, 50th सब यूनिट सब अरेंज करना है, अच्छे से डायग्राम बनाना है। तो क्या सही में चिपका के लिखा तो मैं डायग्राम ही नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैंने गैप बनाई है, अदरवाइज इट इज कॉमालेस। CAA के बाद है UCC, ठीक है। अभी अपन कहाँ पे पहुंच गए हैं, इसका मिथियोनिन, इसका ट्रिप्टोफैन, इसका थ्रियोनिन, है ना। तो अभी कंडीशन क्या हो चुकी है, देखो ये स्टेप में UAC वाला पॉलीपेप्टाइड लेवल पे था। अभी जब ट्रांसलोकेशन हो जाएगा तो ये जो tRNA जो खाली हो गया है, क्यों खाली हो गया है, क्यों खाली हुआ है, वाई हैज इट बीन एम्प्टीड? क्योंकि ये जो नया tRNA आया थ्रियोनिन लेकर, उसके ऊपर ये दोनों अमीनो एसिड्स को अपन ने ऐड कर दिया। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी कौन करता है, ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी तो rRNA, पता है ना, राइबोजाइम, राइबोज एंजाइम। सोचो यार तुम लोग, यार ऐसा मत करो, बहुत सिंपल है। ऐसा उठाना है, इसको ऐसे उठाना है, एक कोडॉन आगे करके फिर से नीचे रख देना है, बाकी tRNA सब वैसे के वैसे है। तो तुम लोग सिंपली मेरे को बताओ कि ये जो एग्जिट साइट में जो tRNA था एफमेट का, वो तो निकल गया। अब ये जो UAC का जो tRNA आया था ट्रिप्टोफैन का, वो एग्जिट साइट में आ जाएगा, बराबर है ना। UAC वाला जो है, UAC वाला एग्जिट साइट में आ जाएगा। UAC वाला tRNA एम्प्टी हो गया, ये एग्जिट करेगा। ACC वाला जो tRNA था, ACC वाले tRNA पे क्या था, ACC वाला tRNA था ट्रिप्टोफैन का, है ना। उसके ऊपर अपन ने लगा दिया था एफमेट। और CAA वाला जो tRNA है, CAA वाला tRNA, इसके ऊपर क्या है, CAA वाले tRNA पे है थ्रियोनिन, बराबर है ना। ये नहीं क्या आया रे, अभी कैसा कर रहे हो, ये थ्रियोनिन को लेकर नहीं आया क्या, आयला। UAC के बाद ACC है क्या, हाँ, क्या गड़बड़ कर दी मैंने। UAC वाला एग्जिट में आ जाएगा, अच्छा ओके, सॉरी। ACC वाले के ऊपर थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है और एफमेट है, और यहां पर ये नया वाला आएगा, कौन आएगा यहाँ पर, CAA का करस्पॉन्डिंग वाला। CAA का करस्पॉन्डिंग कौन है, CAA का करस्पॉन्डिंग मतलब UCAG, तो इधर से दूसरा कॉलम, UCAG उधर से तीसरा कॉलम, UCAG, दूसरा कॉलम CAA, हाँ। तो टायर स्टॉप हिस,
गिन गिन, तो CAA गिन मतलब ग्लूटामिन का है, ये UCC ग्लूटामिन का है। तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा, इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा ग्लूटामिन, क्यूटामिन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब फिर से ट्रांसलोकेशन होगा, फिर से ट्रांसलोकेशन होने के बाद ये वाला टीआरएनए तो निकल गया है ना, और ये राइबोसोम के सब यूनिट्स आगे मूव हो गए। अब ये जो एग्जिट साइट थी ये इसके ऊपर आ जाएगी, AUG UAC ACC, ACC के ऊपर क्या आ गई, ACC के ऊपर आ गई एग्जिट साइट, ACC के ऊपर आ गई एग्जिट साइट क्योंकि ट्रांसलोकेशन हुआ। और ACC का जो टीआरएनए था ट्रिप्टोफैन वाला वो अभी खाली हो गया है क्योंकि इन तीनों को अपन ने ट्रांसफर कर दिया है ग्लूटामिन के ऊपर। ठीक है, ये ट्रांसलोकेशन कब होगा, आफ्टर द ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड क्यों, क्योंकि 3 अमीनो एसिड्स है ना, ACC का खुद का ट्रिप्टोफैन, ठीक है, सॉरी ACC का खुद का थ्रियोनिन, UAC का ट्रिप्टोफैन और AUG का मिथियोनिन, फॉर्मिल मिथियोनिन, 3 अमीनो एसिड्स है ना, तो ट्राइपेप्टाइड। तो आफ्टर द ट्राइपेप्टाइड हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द लेटेस्ट टीआरएनए। लेटेस्ट टीआरएनए कौन सा है, लेटेस्ट टीआरएनए कंटेनिंग, लेटेस्ट टीआरएनए कंटेनिंग क्यूटामिन, ग्लूटामिन क्यू। समझ में आ रहा है। एंड द थ्रियोनिन टीआरएनए इज नाउ एम्प्टी। ऐसा होने के बाद ही ट्रांसलोकेशन होगा, पहले नहीं होगा ट्रांसलोकेशन, ये होने के बाद ट्रांसलोकेशन होगा। तो थ्रियोनिन वाला जो टीआरएनए है वो भी एम्प्टी हो गया। एम्प्टी कौन एम्प्टी हो गया, तो टीआरएनए थ्रियोनिन, बराबर। उसके बाद जो CAA है, CAA में कौन सा टीआरएनए है, CAA में वो टीआरएनए है जिसके ऊपर क्यूटामिन था, लेकिन अभी उसके ऊपर अपन ने ये 3 भी ऐड कर दिए हैं। कौन कौन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फॉर्मिल मिथियोनिन, बराबर। और ये जो A साइट है, ये A साइट फिर से खाली हो गई, ये A साइट फिर से खाली हो गई। इसमें अभी कौन सा टीआरएनए आएगा, इसमें कौन सा टीआरएनए आएगा, तो ये है UCC। UCC मतलब अगेन U के अगेन है पहला कॉलम, UC यानी दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा रो, तो दैट विल बी सर प्रोथ हमेशा वाला सर, अगेन ये सेरिन वाला रहेगा। तो ये रहेगा टीआरएनए विथ सेरिन, ये रहेगा टीआरएनए विथ सेरिन, ये आएगा यहाँ पर टीआरएनए विथ सेरिन आके अटैच होगा। फिर से उस सेरिन के ऊपर इन चारों को ऐड कर दिया जाएगा, फिर से ट्रांसलोकेशन होगा। ट्रांसलोकेशन होने के बाद ये तो निकल चुका है, अब ये एग्जिट साइट में ये वाला आ जाएगा, एम्प्टी वाला, एम्प्टी ग्लूटामिन का टीआरएनए वो निकल जाएगा। और ये जो पॉलीपेप्टाइड साइट है उसमें ये जो सेरिन वाला नया टीआरएनए वो भी पॉलीपेप्टाइड साइट में रहेगा और उसके सर पे पूरी पॉलीपेप्टाइड रहेगी। नया वाला जो टीआरएनए है उसको आने के लिए A साइट फिर से खाली हो जाएगी आफ्टर ट्रांसलोकेशन, और ऐसा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर वर्थ मेंशनिंग वाली चीज क्या है, यहाँ पर वर्थ मेंशनिंग वाली चीज क्या है कि दिस पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम is nothing but
23S RNA. इट इज नथिंग बट 23S RNA, इसलिए वो राइबोजाइम है. राइबोज एंजाइम, राइबोजाइम. समझा कह रहे बच्चा लोग? सिंपल कंसेप्ट है ना एकदम. क्या अगर नहीं समझा होगा तो फिर से बोलना मेरे को, ठीक है? नहीं समझा होगा तो बिंदास मैसेज करना, फोन करना. रुको मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ. ये डायग्राम मैंने बना लिया है. देखो अपन कहाँ तक पहुंचे थे? टीआरएनए विथ सेरीन आया था, है ना? अब देखो ये टीआरएनए विथ सेरीन ए साइट में अटैच हो गया. पॉलीपेप्टाइड साइट में किसका टीआरएनए? क्यूटामीन का टीआरएनए है. उसके ऊपर क्यूटामीन लगा हुआ है, उसके ऊपर थ्रियोनिन है, उसके ऊपर ट्रिप्टोफैन है, उसके ऊपर मिथियोनिन है. बराबर है? क्यूटामीन के ऊपर जो थ्रियोनिन लेकर जो अमीनो एसिड जो टीआरएनए आया था वो भी ई साइट में है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब तक का ये नहीं भी समझा होगा ना, कंफ्यूजन हुआ भी होगा तो भी अभी क्लियर हो जाएगा. ध्यान से सुनेंगे. अब पहले पेप्टिल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी होगी. कौन करेगा ये एक्टिविटी? 23S RNA, राइबोजाइम. तो ये जो 4 अमीनो एसिड्स है ये इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे. देखो ये जो सेरीन है, सेरीन के ऊपर ये वाला क्यूटामीन, फिर उसके बाद थ्रियोनिन, फिर उसके बाद ट्रिप्टोफैन और उसके ऊपर एफमेट. ये चारों भी उसके ऊपर अटैच हो गए, है ना? और ये जो एम्प्टी वाला टीआरएनए था वो रिमूव हो गया. अब ट्रांसलोकेशन होगा. ये स्मॉल सब यूनिट एज वेल एज लार्ज सब यूनिट एक कदम, एक कोडॉन आगे बढ़ेंगे. एक कोडॉन आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो साइट है ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाला जो पी साइट है वो इसके ऊपर आ जाएगा, है ना? तो ये एम्प्टी साइट इसके ऊपर आ गया. देखो एम्प्टी, सॉरी एग्जिट साइट इसके ऊपर आ गया, एम्प्टी टीआरएनए के ऊपर, क्यूटामीन के टीआरएनए के ऊपर. अब क्यूटामीन का टीआरएनए रिमूव हो जाएगा और ये जो सेरीन का टीआरएनए था जिसके ऊपर पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो पॉलीपेप्टाइड मतलब पी साइट के अंदर आ गया. नई वाली साइट फिर से खाली हो गई, ए साइट. ए साइट पे कौन सा टीआरएनए आएगा? अभी यू वाला आएगा. यू कोड्स फॉर फिनाइलएलेनिन. तो न्यू टीआरएनए विथ फ से फिनाइलएलेनिन. अब फिर से क्या होगा? फिर से पेप्टिडिल ट्रांसफरेज होगा. ये 5 अमीनो एसिड्स इसके ऊपर ऐड कर दिए जाएंगे और ये वाला जो एम्प्टी टीआरएनए ये रिमूव हो जाएगा. फिर से ट्रांसलोकेशन होगा तो ये जो सेरीन वाला टीआरएनए ये निकल जाएगा फिर एग्जिट साइड से. और ये जो फिनाइलएलेनिन का टीआरएनए है जिसके ऊपर अभी 1 2 3 4 5 6 अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं वो पी साइट में आ जाएगा. ए साइट फिर से खाली हो जाएगी. अब ए साइट में कौन आएगा? इसके बाद यू के बाद नेक्स्ट कोडॉन है ए कोड्स फॉर लाइसिन. तो लाइसिन वाला टीआरएनए आएगा ए साइट में. फिर से पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होगी. एम्प्टी वाला टीआरएनए निकल जाएगा एग्जिट साइट से और जो जिसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ट्रांसलोकेशन के कारण पॉलीपेप्टाइड साइट में आ जाएगा. ए साइट खाली हो जाएगी, उसमें फिर से नया टीआरएनए आएगा विथ न्यू अमीनो एसिड. विद दैट न्यू अमीनो एसिड विल बी अकॉर्डिंग टू द कोडॉन विच इज प्रेजेंट हियर. सिंपल है, समझे क्या? सिंपल है कि नहीं? है ना इजी? एकदम क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, तो ऐसा इलॉन्गेशन चलते रहेगा. सिंपल है. नए नए अमीनो एसिड्स आते रहेंगे और पेप्टिडिल ट्रांसफरेज होते रहेगा. पूरी की पूरी प्रीवियस चेन नए वाले अमीनो एसिड पे ट्रांसफर होते रहेगी. ऐसा फिर से पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, फिर ट्रांसलोकेशन, फिर से नया अमीनो एसिड आएगा, फिर से पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, फिर से ट्रांसलोकेशन, पुराना वाला अमीनो एसिड निकल जाएगा एंड सो ऑन. बराबर? ठीक है, ऐसा ट्रांसलेशन चलते रहेगा. ऐसा ट्रांसलेशन कब तक चलेगा? ऐसा ट्रांसलेशन कब तक चलेगा? तो ऐसा ट्रांसलेशन चलेगा. दिस elongation will continue. कब तक कंटिन्यू होगा?
until it मतलब राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का ए साइट, राइबोसोम्स का ए साइट एनकाउंटर्स, एनकाउंटर है ना गोली मार देना, नहीं नहीं नहीं, एनकाउंटर है ना मिलना, अ स्टॉप कोडॉन, एनकाउंटर्स अ स्टॉप कोडॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा कि ए साइट जो है, ये जो ए साइट है, ये ए साइट आ गया यूएजी पे। यूएजी मतलब क्या रहेगा, यू 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 आग, आग मतलब सबसे पहला वाला, दैट इज एम्बर, दैट इज एम्बर, है ना। इधर कुछ भी लिख देता हूं, चलो यू 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 लिख देता हूं, तो यू 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 कोड्स फॉर फिनिलएलेनिन, तो इसमें जो टीआरएनए रहेगा उसके सर पे फिनिलएलेनिन रहेगा और उस पे पूरी की पूरी अब तक बनाई हुई जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ट्रांसफर की हुई रहेगी। तो इसके सर पे अभी तो एंडिंग आ गया है ना, तो अभी तो बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी रहेगी अब तक तो। ठीक है, इधर एक्स वाई जेड, इधर एम्प्टी टीआरएनए जो रिमूव हो जाएगा, है ना। सिंस देयर इज नो tRNA for UAG, the elongation will halt, the elongation will halt। ठीक है, फॉर इनिशिएशन, इनिशिएशन करने के लिए देयर आर इनिशिएशन फैक्टर्स, को फैक्टर की तरह काम करेंगे। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। ठीक है, फॉर इलोंगेशन देयर आर elongation factors, there are elongation factors, elongation factor thermal unstable, elongation factor thermal stable and elongation factor G, G stands for GTP। तो ये जो है इलोंगेशन फैक्टर, ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, राइबोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प करता है, उसमें एनर्जी वो जीटीपी की यूज करता है, इसलिए उसको नाम दिया है अपन ने इलोंगेशन फैक्टर जी। ठीक है, हियर EFTU स्टैंड्स फॉर थर्मल अनस्टेबल, मतलब नाम तुमको समझ में आ गया, थोड़ी भी हीट बढ़ गई तो वो डिजेनरेट हो जाता है। EFTS ये क्या है, थर्मो या थर्मल स्टेबल। एंड EFG, G स्टैंड्स फॉर GTP। GTP की एनर्जी क्यों होती है यूज, एनर्जी यूज्ड फॉर ट्रांसलोकेशन, राइबोसोम्स के सब यूनिट्स की मूवमेंट के लिए जीटीपी की एनर्जी यूज होगी। ठीक है, फॉर टर्मिनेशन वैसा ही है ना, ट्रांसक्रिप्शन समान, इधर भी तो इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन है। RF मतलब रिलीज फैक्टर्स विल अराइव
release factors will arrive and remove the two subunits tRNA and the polypeptide. कब आता है रिलीज फैक्टर? When the A site encounters the stop codon. When the A site encounters the stop codon. क्या सिंपल है, जैसी A साइट स्टॉप कोडॉन को एनकाउंटर करेगा तो उसको समझ जाएगा कि इसके लिए तो कोई टीआरएनए आएगा ही नहीं। कोई भी टीआरएनए आकर बैठेगा तो उसका जो एंटी कोडॉन है वो यूएजी, यूजीए और यूएए, ये जो 3 स्टॉप कोडॉन्स है इसमें से किसी के भी साथ कॉम्प्लीमेंटरिटी शो नहीं करेगा, वूबल हाइपोथेसिस भी नहीं हो पाएगा, तो कोई टीआरएनए चिपक ही नहीं पाएगा। तो तब फिर सिग्नल पहुंच जाएगा रिलीज फैक्टर को। अब रिलीज फैक्टर आएगा और सबको सेपरेट कर देगा और इस तरीके से ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। इस तरीके से द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विल बी कंप्लीटेड। प्रोकैरियोट्स में तो कोई लेना देना ही नहीं है। बस एक छोटी सी चीज बताता हूं और रुक रहे हैं फिर अपन, डोंट वरी। इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसलेशन begins even before the formation of mRNA is completed. mRNA कंप्लीट होने के पहले ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, एक तो न्यूक्लियस ही नहीं है एंड एब्सेंस ऑफ इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स भी नहीं है। क्यों रुकेगा वो, है ना? मतलब ऐसा डीएनए है, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने अब तक जितना आरएनए बनाया है वो है, अब तक जितना आरएनए बनाया है, आरएनए वो बनाता है 5' to 3'। टेम्पलेट स्ट्रैंड को वो पढ़ता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को वो पढ़ेगा 3' to 5', और आरएनए जो बनाएगा वो बनेगा 5' to 3'। है ना, समझ में आ रहा है ना? टेम्पलेट स्ट्रैंड को वो पढ़ेगा 3' to 5', आरएनए जो बनेगा वो बनेगा 5' to 3'। तो ये आरएनए पे तुरंत राइबोसोम्स आके अटैच हो जाएंगे और ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है और राइबोसोम साइटोप्लाज्म में ऐसा फंडा ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। बाजू में ही राइबोसोम रहते हैं न्यूक्लियोइड के। बैक्टीरिया के डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए को अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं ना, या जीनोफोर, उसके बाजू में तो राइबोसोम पड़े, वो जाकर आकर तुरंत अटैच हो जाते हैं। पहली बात, समझे ना? दूसरी बात, ये एमआरएनए पे इंट्रॉन्स वगैरह को कोई फंडा ही नहीं है, जंक डीएनए है ही नहीं, तो क्या स्प्लाइसिंग तो करना नहीं है, सीधा चालू कर दो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं को ट्रांसलेशनल ट्रांसक्रिप्शन। ये किन में होगा को ट्रांसलेशनल ट्रांसक्रिप्शन? ये होगा प्रोकैरियोट्स में। ये को ट्रांसलेशनल ट्रांसक्रिप्शन किस में होगा? ये होगा प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो और यूकैरियोट्स में क्या होगा? यूकैरियोट्स में अगर इसको कुछ मॉडिफाई नहीं करना होगा, सेल के अंदर ही रखना होगा, तो ये तो प्रोटीन इज रेडी फॉर यूज। लेकिन उसका अगर फोल्डिंग करना होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो फिर उसको ईआर में भेजा जाएगा, या उसको सिक्रीशन करना होगा सेल के बाहर। अगर वो कोई एंजाइम, कोई हार्मोन वगैरह होगा जो प्रोटीन अपन बना रहे हैं, लेटस अज्यूम, तो उसको बाहर सिक्रीट करना पड़ेगा, तो उसको भी फिर ईआर में भेजा जाएगा। ईआर से गोल्जी में जाएगा, गोल्जी में पैकेजिंग होके फिर उसको सेल मेम्ब्रेन के बाहर फेंक दिया जाएगा। और अगर नहीं, अगर उसका कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है या सिक्रीट भी नहीं करना है, बस वो पॉलीपेप्टाइड चेन ही बनानी थी अपने को अगर, तो फिर तो वो बस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वो अपनी एक्टिविटी शुरू कर देगा वो प्रोटीन।
ठीक है। पर यूकेरियोट्स में को ट्रांसलेशनल ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। यूकेरियोट्स में पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगा और फिर वो मॉडिफाइड एमआरएनए को बाहर भेजा जाएगा, फिर उसको रीड करके अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड्स जोड़े जाएंगे। अमीनो एसिड्स कैसे जोड़े जाते हैं तुमको समझ में आ रहा है। ट्रांसलेशन की प्रोसेस एकदम सिंपल है ना। तो इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में स्मॉल सब यूनिट आता है, टीआरएनए आता है एफमेट वाला, एफमेट को लेकर, और फिर लार्ज सब यूनिट आता है। पर लार्ज सब यूनिट का जो पॉलीपेप्टाइड वाला जो ये है, क्या कहेंगे उसको, साइट, पी साइट, वो उस एफमेट टीआरएनए के ऊपर रहेगा। तो ए साइट उसका खाली रहेगा। फिर ए साइट पे नेक्स्ट कोडॉन के हिसाब से टीआरएनए आएगा। अब पेप्टिडिल ट्रांसफरेज होगा, मतलब फॉर्मिल मिथ्योनिन को अगले वाले अमीनो एसिड के ऊपर चिपका दिया जाएगा और फिर ट्रांसलोकेशन होगा। ट्रांसलोकेशन होगा तो फॉर्मिल मिथ्योनिन आ जाएगा ई साइट में, वो जो नया टीआरएनए आया था जिसके ऊपर अभी 2 अमीनो एसिड्स है वो आ जाएगा पी साइट में, ए साइट फिर से खाली हो जाएगी। ए साइट में तीसरा टीआरएनए आएगा अकॉर्डिंग टू द कोडॉन, फिर से पेप्टिडिल ट्रांसफरेज होगा, जो 2 अमीनो एसिड्स है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो नया वाला आया तीसरा उस पे, और फॉर्मिल मिथ्योनिन वाला टीआरएनए तो रिमूव हो गया। फिर से ट्रांसलोकेशन होगा, ट्रांसलोकेशन होने के बाद जो सेकंड नंबर पे आया था फॉर्मिल मिथ्योनिन के बाद टीआरएनए, वो अभी एम्प्टी साइट पे आ गया है ना, वो रिमूव हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे जो टीआरएनए आया था वो अभी पॉलीपेप्टाइड साइट में आ गया और ए साइट फिर से खाली हो गई। ऐसा चलते रहेगा इलॉन्गेशन। कब तक, जब तक उसको स्टॉप कोडॉन इनकाउंटर नहीं हो जाता तब तक। जैसे ही स्टॉप कोडॉन इनकाउंटर होगा वैसे ही वो रिलीज फैक्टर आएगा और इन सबको रिमूव कर देगा एंड दस ट्रांसलेशन विल बी ओवर। क्या सिंपल प्रोसेस है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं रुकता हूँ। डेली ज़्यादा बड़े क्लासेस नहीं भेजता हूँ, पहले ही तुम देखते नहीं हो। कुछ भी क्वेरी होगी, कुछ भी डाउट होगा तो पूछो मेरे को, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में। गुड बाय।